हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट पर। हम यहाँ पर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर के जंतु विज्ञान विषय के जो आपका माइनर इलेक्टिव पेपर था, इसकी स्टडी यहाँ पर कर रहे थे। आज हम यहाँ पर इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए इसकी जो सेकंड यूनिट है, हम इसकी स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो जो टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये होंगे आपके डेफिनीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, कॉमा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, कॉमा फूड चेन, कॉमा फूड वेब एंड इकोलॉजिकल, कॉमा केस स्टडीज ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। इसमें आपका जो कवर होगा ये आएगा आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो हम यहाँ पर जो टॉपिक हैं इन्हें कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इकोसिस्टम की। देखिए, आपका इकोसिस्टम जो होता है, या फिर हम इसे हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है ये जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल का जैविक तथा अजैविक घटकों के साथ पारस्परिक संबंध जो है ये आपका इकोसिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे आपके दो वर्ड यूज हुए थे। पहला आपका है पारिस्थितिकी और जो दूसरा शब्द आपका यहाँ पर प्रयोग में आ रहा है ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए, इसमें जो आपका पारिस्थितिकी है इट मीन्स योर इकोलॉजी। इस शब्द की जो मूल उत्पत्ति है ये यूनानी भाषा के शब्द ओइकोस लोगोस, OIKOS, ओइकोस, और लोगोस LOGOS, इस शब्द से मानी गई है। इसमें जो आपका प्रथम शब्द है ओइकोस, इसका अर्थ है निवास स्थान या फिर आपका हैबिटेट। और आपका जो सेकंड वर्ड है लोगोस, ये आपका अध्ययन। अब इसमें हो क्या गया है कि जीवों का अपने निवास स्थान पर किया जाने वाला जो अध्ययन है वो आपका क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है, इकोलॉजी। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा क्या। सपोज हम बात करेंगे किसी फिश की, इट मीन्स आपकी कोई मछली आपकी जो है। तो जब हम इसके इकोलॉजी की बात करेंगे, इसके इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हम सिर्फ वहाँ पे रहने वाले क्या अन्य जो जलीय प्राणी है उनका अध्ययन न करके हम वहाँ पर क्या जो अजैविक घटक भी आपके होंगे हम उनकी स्टडी भी वहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर दो शब्द जो बार बार यूज हो रहे हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, ये होते क्या हैं। जैविक आपका होता है बायोटिक और आपका अजैविक आएगा एबायोटिक। तो आपका जैविक जो होगा, बायोटिक फैक्टर जो आपका आएगा, ये रिलेटेड होगा लिविंग थिंग से। जो भी क्या आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो जो क्या लिविंग थिंग्स हैं, जो क्या पेड़ पौधे हैं। और जबकि अगर हम अजैविक की बात करेंगे ये रिलेटेड होगा नॉन लिविंग थिंग से। यहाँ पे क्या नॉन लिविंग थिंग इसकी बात आ जाएगी। इट मीन्स आपका निर्जीव जो हम बात कहते हैं ये क्या अजैविक के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें भी आपका जो पारिस्थितिकी शब्द है
इसकी जो सर्वप्रथम व्याख्या है ये 1969 में एक आपके जर्मन जीव शास्त्री थे अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने की है। इनके अनुसार पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों या जीवों के समूहों तथा उनके अजैविक वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये जो डेफिनेशन आ रही है ये किसके अनुसार है? जो अर्नेस्ट हैकल है, जिन्होंने क्या सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या की थी। अगर हम पारिस्थितिकी शब्द की जो डेफिनेशन है ई वार्मिंग के अनुसार देखें तो इन्होंने क्या कहा? पारिस्थितिकी जीवधारियों का उनके वातावरण के संदर्भ में अध्ययन है। जबकि अगर मैं पारिस्थितिकी तंत्र इट मीन्स योर इकोसिस्टम अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में 1935 में जर्मनी के एजी टॉन्सले ने किया है। जब हम बात करेंगे इकोलॉजी की अर्नेस्ट हैकल, बात करेंगे इकोसिस्टम की तो ये कौन सा आएगा? एजी टॉन्सले। अब देखिए टॉन्सले के अनुसार जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी इन्होंने जो व्याख्या की है ये किस प्रकार से है? किसी एकल क्षेत्र में मिलने वाले सभी जीवधारी तथा वातावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है? किसी एकल क्षेत्र में। हम यहाँ पे क्या स्टडी करके आ रहे हैं? किसी स्पेसिफिक रीजन में। अब जो टॉन्सले ने यहाँ पे इसकी परिभाषा दी है तो इसके यहाँ पे क्या दो भाग हैं। पहला क्या है? किसी क्षेत्रीय इकाई में निवास करने वाले जीवधारियों का समूह। ठीक है, वहाँ पे क्या जो आपका हम बात कर रहे हैं बायोटिक फैक्टर ये इसमें काउंट हो जाएगा। और सेकंड वन आपका आ गया उस क्षेत्रीय इकाई का भौतिक पर्यावरण अथवा निवास क्षेत्र। इट मीन्स अबायोटिक फैक्टर। अजैविक जो वहाँ पे क्या कारक हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब जो जर्मन तथा रूसी वैज्ञानिक हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र है इकोसिस्टम को बायोजियोकोइनोसिस कहते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी एवं जीवन की सम्मिलित क्रियाशीलता या जीवन एवं पृथ्वी की सम्मिलित क्रियाशीलता। अब यहाँ पर देखिए दो वर्ड यूज हो रहे हैं। पहला आ गया आपका पारिस्थितिकी और दूसरा आपका आ गया पारिस्थितिकी तंत्र। पहला इकोलॉजी और आपका सेकंड वन इज इकोसिस्टम। तो यहाँ पर हम जब इनके डिफरेंस की बात करें इनमें अंतर होता क्या है भाई? कहाँ पे क्या हम ये कहेंगे ये इसका कौन सा एरिया है या फिर ये क्या इकोलॉजी का कौन सा एरिया है? तो जो आपका इकोसिस्टम होगा ये इकोलॉजी के अंदर का एक अध्ययन क्षेत्र है। इकोसिस्टम में हम कर क्या रहे हैं? किसी स्पेसिफिक रीजन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स हो क्या गया? इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर का एक अध्ययन क्षेत्र है। अब हम आगे इसमें स्टडी करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटकों का होना आवश्यक है। पहला आपका होगा बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक और दूसरा आपका आ जाएगा अबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक। तो हम आगे में से क्लासिफाइड करें तो देखिए आपका जो जैविक घटक है इसके अंतर्गत आपके तीन पार्ट आ जाएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता
और अपघटक। जबकि आपका जो अजैविक घटक है इसमें आपके 3 पार्ट आ जाते हैं। पहला आपका भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। अगर मैं भौतिक कारक की बात करूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तापमान, आर्द्रता, सौर ऊर्जा। अकार्बनिक कारक में आपका आ जाएगा जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान। और कार्बनिक कारक में आपका होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो ये इसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा। जो आपका इकोसिस्टम है उसके जो आपके घटक आ रहे हैं हम उन्हें क्या क्लासिफाइड कर रहे हैं। अब देखिए आपका जो जैविक घटक आता था हम इसे क्या 3 प्रकार से इसे डिवाइड कर रहे थे। तो आपका जो पहला पार्ट आ रहा है ये आपका होता है उत्पादक, इट मीन्स यूर प्रोड्यूसर। तो इसमें आपके होते क्या हैं, हरे पेड़ पौधे मुख्यतः इसके अंतर्गत आपके होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश में ये क्या सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। इट मीन्स जो भी आपके इसमें क्या जीव आते हैं आपके, वो क्या करते हैं अपना जो स्वयं का भोजन बना सकते हैं। और इन्हें कहते क्या हैं उत्पादक या स्वपोषी, जो क्या स्वयं का पोषण कर सकें वो आपके हो जाएंगे स्वपोषी। ठीक है, तो आपके जो भी क्या आपके हरे पेड़ पौधे या फिर कुछ खास जीवाणु या शैवाल हैं वो इसमें आते हैं। जो आपका बायोटिक फैक्टर का सेकंड पार्ट है वो आपका कंज्यूमर है, इट मीन्स उपभोक्ता। तो इसे भी हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला आपका आ गया प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसमें आपका होता क्या है, वे उपभोक्ता जो अपने भोजन हेतु पौधों पर निर्भर होते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन से आ जाएंगे, जो क्या हरे पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, इट मीन्स बकरी जैसे हो गया, ऊंट हो गया। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। अब जो कंज्यूमर का दूसरा पार्ट आएगा, उपभोक्ता का जो दूसरा पार्ट आएगा, ये आपका होता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो आपने देखा होगा प्राथमिक हो क्या रहा था, हरे पेड़ पौधों का सेवन कर रहे थे। अब इसमें वो प्राणी आते हैं जो क्या या वे उपभोक्ता आते हैं जो शाकाहारी या अन्य प्राणी उन पर निर्भर होते हैं। इट मीन्स जो क्या प्राइमरी कंज्यूमर, जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनका जो सेवन कर रहे हैं तो वो आपके होंगे द्वितीयक उपभोक्ता। अब इसमें देखिए कौन आते हैं, सांप हो गया, भेड़िया हो गया, ये सारे के सारे आपके होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद आपका जो तीसरा आता है वो आपका तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें होते क्या हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता इन दोनों को अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो जानवर क्या हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं उनको भी अपना आहार बनाएंगे, और जो क्या प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनका जो भक्षण कर रहे हैं उनको भी अपना आहार बनाएंगे। तो वो होते क्या हैं तृतीयक उपभोक्ता। इसमें बाज, शेर, बाघ ये सारे के सारे आ जाते हैं। अब आपका जो बायोटिक फैक्टर है इसका जो तीसरा पार्ट है ये आपका डिकम्पोज़र, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें मुख्यतः क्या होते हैं, बैक्टीरिया, कवक ही आते हैं। ये करते क्या हैं, ये भोजन को निगलते नहीं हैं, बट जो मृत शरीर है, जैसे आपका मृत पौधे हो गया या पशु हो गया, उनके जो अवशेष हैं उनसे एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। उनसे क्या करते हैं, एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए टोटली है क्या, जो आपके डिकम्पोज़र हैं ये पोषण के लिए क्या हो रहे हैं, जो मृत शरीर है, मृत कार्बनिक पदार्थ है उस पर निर्भर होते हैं। और ये आपका क्या जो बायोटिक फैक्टर है इसका
अंतिम जो पार्ट आता है ये आपका अपघटक कहलाता है। अब देखिए जो दूसरा कंपोनेंट होता है आपका वो होता है अजैविक घटक। अब हमने अजैविक घटक को भी क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला आता है आपका भौतिक कारक। तो इसमें आपका होता कौन सा है? तापमान, सौर ऊर्जा, आर्द्रता। ये होते क्या हैं? जो ये कारक हैं भौतिक कारक, ये करते क्या हैं? ये पेड़ पौधों को भोजन निर्माण में सहयोगी होते हैं। ठीक है। साथ में आपका जो भौतिक कारक है वो किसी भी जो आपका इकोसिस्टम है वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है वो भी क्या डिसाइड करते हैं। लाइक अगर देखिए कहीं पे आपका क्या तापमान काफ़ी ज़्यादा उच्च है या फिर आपका क्या शुष्क मरुस्थल है तो वहाँ पे आपको क्या ऊँट ही ज़्यादा मिलेंगे। इट मीन्स हो क्या रहा है, जो आपका भौतिक कारक है वो वहाँ पर रहने वाले जैव समुदाय की प्रकृति निर्धारित कर रहे हैं। दूसरा आपका आ गया अकार्बनिक कारक। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका कार्बन हो गया, इसमें जो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस प्रकार के तत्व इसमें शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं? जलीय एवं स्थलीय वातावरण, दोनों वातावरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपका अजैविक घटक है, इसका तृतीय पार्ट है कार्बनिक कारक। इसमें आपका होता क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं और ये क्या वातावरण में मुक्त अवस्था में मिलते हैं। जबकि आपका क्लोरोफिल हो गया, एटीपी हो गया, इस तरीके से जो आपके क्या जो जीवित कोशिका के अंदर और बाहर ये मिलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या ये आ जाएंगे आपके कार्बनिक कारक के अंदर। ठीक है। तो ये आपके क्या थे? ये आपका जो इकोसिस्टम था इसके कंपोनेंट थे। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए जब हम किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक साथ क्या दो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। पहला आपका होता है क्या है? एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह। और सेकंड वन इज जैव भू रासायनिक चक्र। ये क्या दोनों चलते रहते हैं। अब देखिए इसमें जो पहला पार्ट आ रहा है ऊर्जा का प्रवाह। अब ऊर्जा का प्रभाव देखिए होता किस तरीके से है। आपने देखा होगा कि जो हरे पेड़ पौधे हैं ये सौर ऊर्जा में अपना क्या भोजन है वो तैयार करते हैं। तो जो सूर्य की ऊर्जा है ये इनको क्या प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट आपने देखा होगा जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं तो वो करते क्या हैं? ये जो हरे पेड़ पौधे हैं इनका सेवन करते हैं। तो वहाँ से क्या एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो गई है किसमें? आपके प्राथमिक उपभोक्ता में। अब जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है इसका सेवन भी कौन कर रहा है? द्वितीयक उपभोक्ता। इट मीन्स यहाँ पे क्या एनर्जी किसके अंदर चली गई है? द्वितीयक के अंदर। अब यहाँ पे क्या द्वितीयक का भी क्या भक्षण हो रहा है और लास्ट में जो उसका मृत शरीर है, ठीक है, इसे क्या अपघटक तोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या ये जो एनर्जी का फ्लो है ये क्या कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पे क्या चलता रहता है। अब साथ में हम आगे इसका स्टडी भी करेंगे। ये क्या एनर्जी का लेवल जो होता है ये क्या अगर सपोज़ आपके 100% एनर्जी है किसके अंतर्गत? पादप हरे पेड़ पौधों के अंतर्गत। तो यहाँ से केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है किस में? जो नेक्स्ट लेवल है, इट मीन्स यूर प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं उसकी 10% एनर्जी अगले लेवल तक पहुंचेगी और ये क्या कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट है आपका जैव भू रासायनिक चक्र।
अब ये देखिए किस तरीके से होता है। देखिए जो कार्बनिक पदार्थ है, जो क्या उत्पादों द्वारा संश्लेषित कर दिए जाते हैं, उसका क्या होता है, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं उसका उपभोग कर लेते हैं। और अंत में जो साइकिल आपने देखा होगा, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, प्राथमिक को भी क्या होगा, सेवन जो होगा ये द्वितीयक करेगा, उसका भी, इनका भी सेवन होता है तृतीयक द्वारा। तो यहाँ पे होता क्या है, तृतीयक द्वारा जो इसका सेवन होता है, तो लास्ट में जो उपभोक्ता है उसके शरीर में क्या, ये सारा का सारा कार्बनिक पदार्थ पहुँच गया है। और जब भी किसी जीव जंतु की डेथ होती है या उसका जो मृत शरीर होता है अंतिम अवस्था में, तो अपघटक देखिए कार्य क्या करता क्या है, ये जो कार्बनिक पदार्थ है इसे अकार्बनिक में तोड़ देता है। इट मीन्स हो क्या रहा है, जो आपका निर्जीव वातावरण है ये सजीव से, और सजीव आपका पुनः क्या, निर्जीव में, ये आपको एक चक्रीय प्रभाव जो चल रहा है, हम इसे कहते क्या हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए आपका पहले क्या था, आपका जो कार्बनिक पदार्थ था ये, इसका संश्लेषण हो गया, इसके बाद ये चले किस में गया, हरे पेड़ पादप में। अब इनका भी सेवन कर दिया गया उपभोक्ता द्वारा, और अंत में जब उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, इसका जो मृत शरीर है ये अपघटक द्वारा पुनः, इसका विघटन जब हो जाता है तो ये पुनः क्या, निर्जीव वातावरण में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो ये चक्र चल रहा है ये आपका कहलाता है भू रासायनिक चक्र। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। जो आपका इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी फ्लो होता किस प्रकार से है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका इकोसिस्टम है इसमें एनर्जी का जो मेन सोर्स है, जो ऊर्जा का मूल स्रोत है, ये सूर्य है। अब यहाँ पे क्या, जो पोषण के 4 स्तर होते हैं, तो जो आपका पहला स्तर आएगा पोषण स्तर प्रथम, तो ये आपका होता है हरे पेड़ पौधे, इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। जो पोषण स्तर आपका द्वितीय आएगा, इसमें आपके होंगे शाकाहारी जंतु। जो आपका पोषण स्तर तृतीय आएगा, इसमें आपके होंगे मांसाहारी जंतु। और जो अंतिम पोषण स्तर होगा, पोषण स्तर चतुर्थ, तो इसमें आपका होगा सर्वाहारी जंतु व मानव, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है किस तरीके से होता है। अब हम देखिए यहाँ पर जो देखेंगे, जो आपका देखिए यहाँ पे सन आ रहा है, ठीक है, ये आपका होता है जो आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ऊर्जा का क्या इसमें मुख्य स्रोत है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जो आपका पोषण स्तर प्रथम आ रहा है, ये आपका होता क्या है, इसमें हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पे इन्हें क्या, इन्हें जो सन एनर्जी, जो ऊर्जा क्या सोलर एनर्जी ने यहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो इसका जो यहाँ से तो देखिए इसका इनपुट है, यहाँ से क्या इन्हें प्राप्त हो रहा है। अब ये किस प्रकार से कहाँ कहाँ ये क्या विभाजित हो रहा है, तो देखिए जो इसमें एनर्जी का कुछ पार्ट है ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है आपका श्वसन क्रिया। जो यहाँ पे क्या श्वसन क्रिया चल रही है, ये इसमें कुछ एनर्जी लॉस यहाँ पे हो रहा है। कुछ जो एनर्जी का पार्ट है ये कहाँ पे जा रहा है, ये जब इसका क्या, ये वाला देखिए, ये जब इसका भक्षण करेंगे, ये कौन, शाकाहारी जंतु जो होते हैं, जब यहाँ पर क्या हरे पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, तो कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र यहाँ पे होगी। अब आपको पता है
आपका जो पोषण स्तर चतुर्थ है, इसमें आपके होते क्या हैं, सर्वाहारी जंतु व मानव। सर्वाहारी का अर्थ क्या होता है, ये यहाँ पे क्या मांसाहार का भक्षण भी करेंगे और शाकाहार का भी। तो इसमें क्या, जब हरे पेड़ पौधों का भक्षण मानव द्वारा होता है तो कुछ एनर्जी क्या यहाँ पर इसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जो एनर्जी का कुछ पार्ट है, आपने देखा होगा क्या, जो पेड़ है लास्ट में सूख के क्या नीचे गिर गया, इट मीन्स ये क्या इसका विघटन हो गया, तो कुछ एनर्जी इसकी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो इसका इनपुट हो गया, और आउटपुट में क्या हो गया, पहला आउटपुट ये, दूसरा आपका ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। अब जो पोषण स्तर द्वितीय है, इट मीन्स यू शाकाहारी जीव जंतु, तो इसको जो एनर्जी प्राप्त हुई है, इसको जो एनर्जी यहाँ पर प्राप्त हुई है, ये एनर्जी भी क्या डिवाइड हो जाएगी, पहली श्वसन क्रिया में, दूसरी आपकी क्या, जब इसका भक्षण कौन करेगा, पोषण स्तर तृतीय के जीव जंतु। जो मांसाहारी जंतु हैं, ये शाकाहारी जंतु का जब भक्षण करते हैं तो कुछ एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बाद जो सर्वाहारी जंतु हैं, तो जो ये क्या जब इसका भक्षण करेंगे तो कुछ एनर्जी इसकी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और लास्ट में होगा क्या, अगर बिना किसी के द्वारा भक्षण किए अगर इसका विघटन हो जाता है तो यहाँ पे क्या इसका एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी भी बात करें तो इसका क्या, कुछ पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और कुछ पार्ट विघटन में हो जाएगा। और जो आपका सर्वाहारी जंतु है, ये आपका लास्ट वाला पार्ट, इसमें आपका मानव भी आ जाएगा। तो कुछ इसकी एनर्जी लॉस यहाँ पे हो रही है और कुछ इसकी एनर्जी क्या यहाँ पर लॉस, इसे कहीं इसका ट्रांसफ़र कहें, ये यहाँ पर हो रही है। तो ये आपका क्या, किसी भी इकोसिस्टम में जो क्या ऊर्जा प्रवाह है, तो किस तरीके से होता है, यहाँ पर हमने इसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल। अब देखिए खाद्य जाल से जो रिलेटेड वर्ड है ये आपकी होती है खाद्य श्रृंखला। जब आपकी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती हैं, खाद्य श्रृंखला परस्पर आपस में जुड़ती हैं, तो ये आपका होता है क्या, खाद्य जाल कहलाता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न आहार श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं परस्पर संबंधित होती हैं। इन आहार श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप खाद्य जाल कहलाता है। अब हम देखिए यहाँ पर एक जो आपकी रैखिक आहार श्रृंखला है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। घास है, ये आपका होता है प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसका जो भक्षण है करता कौन है, जो आपकी बकरी है, इट मीन्स योर जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, ये इसको अपना आहार बनाता है। इसके बाद आपका हो गया जो बकरी है, बकरी का सेवन भी कौन करता है, भेड़िया। तो ये आपका किस में आ जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में भेड़िया आ जाएगा। और फिर आपका होता क्या है, शेर। शेर करता क्या है, ये इसका भी शिकार करता है, किसका, जो आपका द्वितीयक उपभोक्ता है इसका सेवन करता है। तो ये आपका हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या एक रैखिक आहार श्रृंखला है, ये यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट है आपका देखिए घास, इस ये क्या इसको कीट पतंग खाएंगे, कीट पतंगों को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप, सांप को चील। तो ये क्या है, यहाँ पर एक आहार श्रृंखला चल रही है। अब देखिए बाई चांस इसमें होता है क्या है, अगर ये वाला पार्ट यहाँ से क्या इसकी संख्या में कमी आ गई, ये यहाँ पे क्या गायब हो गया, तो जो ये हमारी यहाँ पे श्रृंखला चल रही है इसमें क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
तो हम आगे इसकी स्टडी करते हैं। अब देखिए ये आपका यहाँ पे क्या है, खाद्य जाल है। खाद्य जाल में भी होता है क्या है, देखिए आपकी आहार श्रृंखलाएं तो होती हैं, बट यहाँ पे क्या, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अब जो पौधे हैं इसका सेवन खरगोश, खरगोश से लोमड़ी, लोमड़ी से शेर, एक आपकी ये आहार श्रृंखला ये आ गई। दूसरा आपका देखिए क्या है, टिड्डा, टिड्डे से मेंढक, मेंढक से सांप, सांप से बाज, दूसरी आपकी ये आ गई। बट जो ये खरगोश यहाँ पे है इस आहार श्रृंखला में, इसका सेवन सांप भी करता है। या फिर यहाँ पे क्या, जो ये पेड़ पौधे आ गए, इसका सेवन यहाँ पे बकरी भी कर रही है। तो जब आपकी आहार श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या, खाद्य जाल बनाती हैं। और इसमें हो क्या गया कि अगर कोई एक पार्ट बीच से गायब हो भी जाता है, तो क्योंकि आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इसमें क्या इतनी समस्या नहीं आती है। इट मीन आपका जो खाद्य जाल है ये जितना जटिल होगा, जटिल मीन्स इसमें क्या है, इसका सेवन ये भी कर रहा है, इसका सेवन ये भी कर रहा है, अगर इस प्रकार से होता है तो आपका क्या जो इकोसिस्टम है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, ये उतना ही क्या मजबूत होगा, उतना ही स्थायी होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका खाद्य जाल है। देखिए आगे हम इसमें स्टडी करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए इसमें आपका भोजन जो चक्र होता है किस प्रकार से होता है, जो आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ये आपका सोलर एनर्जी, जो आपकी सौर ऊर्जा है ये आपकी हो जाएगी। अब ये क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो जो वनस्पति हैं ये क्या, इन दी प्रेजेंस ऑफ ये सोलर एनर्जी, सन एनर्जी, सनलाइट, ठीक है, इसमें क्या करती हैं, अपना भोजन बना रही हैं। तो एनर्जी क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बाद देखिए जो आपका प्रथम श्रेणी उपभोक्ता हैं, आपके खरगोश और हिरन, ये क्या करते हैं, इस वनस्पति का सेवन करते हैं। तो एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका जो आपका द्वितीयक या तृतीयक श्रेणी उपभोक्ता हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका सेवन करते हैं, खरगोश और हिरन का सेवन ये करेंगे। तो एनर्जी क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये आपका क्या, ये भोजन चक्र इस तरीके से चलेगा। और लास्ट में होता है क्या, जो आपका मृत शरीर होगा इसका क्या विघटन हो जाएगा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया और कवक के द्वारा। तो ये क्या यहाँ पर चले जाएगा, ये भोजन जो चक्र है इस तरीके से चलेगा। तो ये आपका कहाँ पे है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में। देखिए ये आपका जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें ये कुछ रैखिक आहार श्रृंखलाएं हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, इकोसिस्टम ऑफ ग्रासलैंड। तो इसमें होता है क्या है, मेन आपका जो एनर्जी का सोर्स है आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ से ट्रांसफ़र होगा वनस्पति में, जो कि भोजन चक्र में इसकी बात करें, यहाँ से भी क्या होगा, जो इसमें प्रथम श्रेणी उपभोक्ता हैं यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे होगा क्या, टिड्डा, खरगोश, चूहा। नेक्स्ट आपका आएगा ये द्वितीयक, इसमें जो होगा छिपकली और सर्प। तृतीयक इसमें आ जाएगा बाज और चील। और लास्ट क्या, इसका जो विघटन करेगा वो सेम आपका रहेगा, बैक्टीरिया और कवक। तो ये आपका जो था आपका श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का जो आपका माइनर इलेक्टिव पेपर था जूलॉजी का, हम यहाँ पे इसकी स्टडी कर रहे थे, इसके यूनिट 2 की। अगर आपको ये इसमें किसी भी प्रकार का आपको सुझाव देना है, या अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए क्या आगे अलग सब्जेक्ट की और इसके जो आपके अलग यूनिट हैं, आपके यूनिट नंबर 3, 4, 5, इसकी भी हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें।
और आप जो इसकी वीडियो है इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।